आइए दोस्तों, आज इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि आज हमारा एक मेगा क्लास होगा जिसमें 90 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नए पैटर्न पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये हमारा मेगा क्लास होगा और ये मेगा क्लास 9 नंबर का है। तो कल आप सभी के एग्जाम है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, जिसके अंतर्गत हम करेंगे आज सीजी प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज टॉपिक होगी। दूसरा छत्तीसगढ़ के जनजाति भी होगा और सड़क सुरक्षा और यातायात भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूं दोस्तों, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? चार ऑप्शन है, भारतीय पुनर्गठन अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, संघीय अधिनियम 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन है 28, 29, 30 और 31। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 है। और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन करिएगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आज मेगा क्लास है इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? ठीक है, 9, 10, 11 और 12। तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अब देखिए ये क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 200। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? 352, 356, 360 और 365। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में अगर, तो 356 के तहत जारी करते हैं। ठीक है, 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अनुच्छेद 356 राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो देखिए 1999 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। अगला चलिए देखते हैं, राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके परामर्श पर आधारित होती है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद और राष्ट्रपति। तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति है, ठीक है, ये किसके परामर्श पर आधारित है? तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन के तहत लागू हुआ है? 72वां, 73वां, 74वां और 75वां। तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया है। अगला देखते हैं, शहरी निकायों के प्रावधान किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए शहरी, जिस तरह से ग्रामीण पंचायत हमने देखा उसी तरह से शहरी निकाय है, तो उसमें 73वां, 74वां, 75वां और 76वां। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और राष्ट्रपति। यहाँ कंफ्यूजन होता है मुख्यमंत्री है या फिर राज्य सरकार है। तो देखिए मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है क्योंकि वो योग्य व्यक्ति को, योग्य जो भाप्र से के जो अधिकारी होते हैं तो उनको नियुक्त करते हैं कौन? मुख्यमंत्री। तो यहाँ सही आंसर ले सकते हैं हम लोग मुख्यमंत्री। अगला चलिए देखते हैं, संभागीय आयुक्त मुख्य कार्य क्या है? संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? देखिए न्यायिक कार्य है, राजस्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण है, पुलिस नियंत्रण है या फिर विधायी कार्य है। तो यहाँ देखिए संभागीय आयुक्त का जो कार्य है, ठीक है, संभागीय आयुक्त का
वो है राजस्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण। क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं, जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 243 जेडडी या फिर 243 जी या 244 या फिर 280। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिला योजना समिति का गठन जो है ये 243 जेडडी के तहत होता है, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नगर निगम की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंड कौन तय करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति और संसद। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका कि नगर निगम की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंड कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर निगम के लिए राज्य सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है या कितने वर्ष के लिए गठित होता है? तो देखिए ये 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर होगा इसका 5 वर्ष के लिए। अगला चलिए देखते हैं, जिला कलेक्टर किस सेवा के से संबंधित है? आईपीएस, आईएफएस, आईएएस और आईआरएस। राइट आंसर है आईएएस। अगला चलिए देखते हैं, लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो देखिए यहाँ पे 315, 320, 324 और 280। राइट आंसर हो जाएगा 315, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसलिए ये सारे क्वेश्चन हम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, अगर हम जो है ये छत्तीसगढ़ का स्थानीय शासन पढ़ रहे हैं, पूरे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल हो जाएगा और अगर केंद्रीय लोक सेवा आयोग पूछता है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधेयक को कानून बनने के लिए अंतिम स्वीकृति किसकी होती है? किसकी आवश्यकता होती है विधेयक को कानून बनने के लिए? तो ये राज्य लेवल में पूछा जा रहा है। ठीक है, राज्य के स्थानीय शासन पढ़ रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं इसको। तो मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर मुख्य सचिव। तो राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायतों को वित्तीय शक्ति, पंचायतों को जो वित्तीय शक्ति है ये देने का अनुच्छेद कौन सा है? 243H, 243G, 243F और 243E। तो राइट आंसर है 243H। ठीक है, अगला देखते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? ठीक है, 5 वर्ष, विधानसभा या राज्यपाल की इच्छा या फिर संसद। तो देखिए महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला चलिए देखते हैं, जिला प्रशासन किसके अधीन कार्य करता है? केंद्र के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, न्यायपालिका या फिर पंचायत। तो राइट आंसर होगा इसका राज्य सरकार के अधीन जिला प्रशासन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, अध्यक्ष या फिर मुख्य सचिव। तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए राज्यपाल के पास अधिकार होता है। अगला चलिए देखते हैं, पुलिस प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये पुलिस प्रशासन गृह विभाग, वित्त, कृषि और शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा गृह विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, चुनाव का संचालन कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल, चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री और संसद। तो राइट आंसर होगा चुनाव आयोग जो है चुनाव का संचालन करता है। अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर अधिकारी कौन होता है? ब्लॉक स्तर पर कलेक्टर, बीडीओ, तहसीलदार और एसपी। तो राइट आंसर होगा बीडीओ। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, महापौर, अध्यक्ष, सरपंच या फिर कलेक्टर। तो राइट आंसर होगा नगर पालिका का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर विधायक या फिर संसद। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधायक लोग करते हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विधायक। अगला है, चलिए, विधान परिषद क्यों नहीं है? ठीक है, अनुमति नहीं है, गठन नहीं किया गया, राष्ट्रपति मना या फिर संसद द्वारा रोका गया।
तो गठन नहीं किया गया। ऑप्शन के हिसाब से जो दिया है उसके हिसाब से आंसर लेना है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, केंद्रीकरण या फिर स्थानीय भागीदारी या न्यायिक नियंत्रण या फिर राजस्व बढ़ाना। तो विकेंद्रीकरण का जो उद्देश्य है वो स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना है, लोगों तक जो है स्थानीय शासन पहुंचे, स्थानीय जो निकाय है वहां तक भागीदारी हो लोगों की, इसलिए स्थानीय भागीदारी आएगी इसका आंसर। और कल आप सभी के एग्जाम है दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा टेलीग्राम नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 9753311799, ये नोट कर लीजिए। कल जैसे आपका एग्जाम होता है आप पीडीएफ बना करके इस नंबर पर भेज दीजिए, आपको तत्काल जो है जो मॉडल आंसर होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे अभी जो है वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जनजाति से स्टार्ट हो रहा है हमारा, इसके बाद परिवहन, जो आरक्षक है उसके लिए सड़क सुरक्षा, यातायात से भी संबंधित 30 क्वेश्चन करेंगे। तो मेगा क्लासेस से मैं पहले ही बताया हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन बन रहा है जरूर आप करें ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए आगे जो है जनजाति से संबंधित ये क्वेश्चन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो बैगा, गोंड, उरांव और हल्बा, राइट आंसर होगा इसका गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए, सरगुजा, बस्तर, कबीरधाम और रायगढ़, राइट आंसर होगा कबीरधाम क्षेत्र में ये बैगा जनजाति निवास करती है। अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति किस जनजाति की उपजाति है। उरांव की, गोंड, हल्बा या फिर भद्रा। तो राइट आंसर होगा मुरिया जो जनजाति है ये गोंड की उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो घोटुल प्रथा बैगा में, उरांव में, मुरिया में या फिर कमार में। तो राइट आंसर है मुरिया या फिर माड़िया। समझ लीजिए मुरिया दिया है क्वेश्चन आंसर में, तो मुरिया सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अबुझमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। भुंजिया, अबुझमाड़िया या फिर बिरहोर या धुरवा। तो अबुझमाड़ क्षेत्र जो है ये अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है, तो अबुझमाड़िया सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमार जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो देखिए, कमार जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती, शिकार, लोहा कार्य या फिर बांस शिल्प। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बांस शिल्प है, ठीक है, राइट आंसर होगा कमार जनजाति का। अगला है, कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बैगा, अबुझमाड़िया, गोंड और बिरहोर। तो राइट आंसर होगा ये गोंड जो जनजाति है ये पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, बाकी बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्बा जनजाति मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करती है। हल्बी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी या फिर हिंदी। तो हल्बा जो जनजाति है ये हल्बी भाषा का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भतरा जनजाति किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, ठीक है। रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग। तो ये जो भतरा जनजाति है ये बस्तर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, तो बस्तर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उरांव जनजाति का अन्य नाम क्या है। उरांव जनजाति का अन्य नाम क्या है, या उरांव जनजाति कौन सी बोली बोलती है या कौन सी भाषा का प्रयोग करती है, ऐसा क्वेश्चन कहें तो ज्यादा बेटर होगा। तो कुड़ुक, माड़िया, धुरवा और कमार। तो राइट आंसर होगा कुड़ुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरवा जनजाति किस जिले में प्रमुख है। जांजगीर, बस्तर या फिर कोरिया या महासमुंद। तो धुरवा जनजाति बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पंडो जनजाति किस श्रेणी में आती है। पंडो सामान्य श्रेणी में, विशेष पिछड़ी या एससी ओबीसी। तो ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से आंसर लेना है। इस ऑप्शन में विशेष पिछड़ी में आएगा, ठीक है, पंडो, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, बिरहोर जनजाति मुख्य निवास क्षेत्र क्या है बिरहोर जनजाति का। तो देखिए, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग या फिर रायगढ़। तो बिरहोर जो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र सरगुजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन है या क्या है। बूढ़ादेव, महादेव, सूर्यदेव या फिर इंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति का प्रमुख देवता बूढ़ादेव है, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन अच्छा भी लग रहा होगा, अच्छा बन भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, माड़िया जनजाति किसकी उपजाति है। माड़िया, तो उरांव, गोंड, हल्बा या फिर बैगा। तो ये माड़िया या मुड़िया, माड़िया और मुड़िया दोनों गोंड जनजाति की उपजाति है। क्वेश्चन मुड़िया का भी हमने किया है, ये क्वेश्चन माड़िया के रूप में आपको देखने को मिला है, तो गोंड आएगा। अगला है, भुजिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है। अब देखिए, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और धमतरी। तो राइट आंसर होगा महासमुंद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरवा जनजाति, ये कोरवा लिखा गया है, ये कोरवा पढ़ेंगे। कोरवा जनजाति का नाम किससे जुड़ा है? ठीक है, नदी से या फिर जिला से या फिर पर्वत या फिर जंगल। तो कोरबा, सॉरी ये कोरबा ही है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये कोरबा जनजाति का नाम किससे जुड़ा है? तो जिला, ठीक है, जिला कोरबा है और जनजाति कोरवा है, ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका बी जिला होगा। तो इस तरह से कुछ नवीन क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा नवीन क्वेश्चन भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करें। गोंडवाना क्षेत्र का संबंध किससे है? उरांव, गोंड, बैगा या फिर हलबा। तो राइट आंसर है गोंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटम प्रथा किसमें प्रमुख है? तो देखिए गोंड में, बैगा में, उरांव में और सभी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी अभी फिलहाल आया था, तो ये सभी में प्रचलित है टोटम, सभी जनजातियों में, ठीक है। तो ये राइट लास्ट हो जाएगा, सभी आ जाएगा आंसर आपका। अगला है बैगा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए धरतीपुत्र, जंगल का राजा या फिर आदिम कृषक या पर्वत निवासी। तो ये बैगा जनजाति को आदिम कृषक के नाम से जाना जाता है, तो ये आंसर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो क्वेश्चन होता है ये कंफ्यूजन टाइप का होता है, थोड़ा अपना भी देखेंगे, सोर्स है आपका, ठीक है, कोई और बुक पढ़े ऑथेंटिक या कुछ भी आपके पास है तो थोड़ा सा देख करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेना है। सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अब देखिए सरहुल पर्व गोंड, उरांव, हलबा या फिर बैगा। राइट आंसर है उरांव जनजाति, और ये कम से कम बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो CGPSC की बात करें या फिर CG व्यापम की बात करें, सभी एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कर्मा नृत्य किससे संबंधित है? उरांव, बैगा, गोंड और सभी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, उरांव में भी है, बैगा भी है, गोंड भी है, ये सभी करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर, क्योंकि कर्मा नृत्य किससे संबंधित, तो सभी जनजाति करते हैं, तो सभी जो है राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में, कल ही आपका एग्जाम है, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम होती है गलती एग्जाम में। देखिए बस्तर दशहरा में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बस्तर दशहरा में गोंड, माड़िया, धुरवा या सभी, तो सभी जनजाति की होती है, राइट आंसर सभी आएगा इसमें भी। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरवा क्या है? तो धुरवा जनजाति है, देखिए जनजाति है, नृत्य है, उपजाति है या फिर स्थान है, तो धुरवा एक जनजाति है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे भी आप अभ्यास किए रहें। अब देखिए कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये कोरवा जनजाति बस्तर, सरगुजा या फिर रायपुर या दुर्ग। तो कोरवा जो जनजाति है ये सरगुजा तरफ पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा अगर टच करता है, कोरबा क्षेत्रों को देखें तो थोड़ा सा उसमें भी आ सकता है, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में याद रखिएगा। अगला है, चलिए देखते हैं, अबुझमाड़िया का जीवन कैसा होता है? शहरी होता है, आधुनिक होता है, पारंपरिक होता है या औद्योगिक होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम अभ्यास करें। पारंपरिक होता है, या कोई भी जनजाति का पूछे तो उनका जीवन शैली कैसी होती है? पारंपरिक होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, गोंडी भाषा किसकी है? तो देखिए गोंडी भाषा उरांव, गोंड, बैगा और हलबा। तो राइट आंसर है उरांव की है गोंडी भाषा, ठीक है, राइट आंसर भी होगा। अगला है कुटकी क्या है? कुटकी, तो देखिए कुटकी नृत्य है, फसल है या त्योहार है या औजार है? तो देखिए कोदो कुटकी सुने होंगे, ये फसल है, राइट आंसर होगा आपका फसल। 29 नंबर क्वेश्चन, लौह शिल्प किससे संबंधित है? अगरिया से, अगारिया हो गया है, अगरिया पढ़े, बैगा, उरांव और मुरिया। तो ये तीनों तो कट जाएगा सीधा सीधा, ये क्वेश्चन CGPSC में पूछा गया फिलहाल अभी, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आपको हल्का लग रहा होगा क्योंकि आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, तो नहीं तो आपको सारे क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन किए हैं आज हम लोग। अगरिया आएगा, ठीक है, लौह शिल्प कला किससे संबंधित है? अगरिया से, ठीक है। तो देखिए 29 क्वेश्चन अभी हो गया और 30 उस समय कर चुके हैं, और 30 ये मिला करके 30 मतलब 60 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। झूम कृषि किसमें प्रचलित है? तो बैगा में, ठीक है, गोंड में, उरांव में और हलबा में। तो झूम कृषि बैगा में प्रचलित है, ऑप्शन ए को ले सकते हैं आंसर हम लोग। और इसके बाद अब जो है अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सड़क सुरक्षा और यातायात को लेकर के भी अभी हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मेगा मैराथन क्लासेस है, मेगा क्लासेस है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने 60 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। नेक्स्ट अभी इसी के आगे हम देखेंगे सड़क सुरक्षा। कल भी आपको सुबह वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग सभी कोई कमेंट सेक्शन में कि सुबह क्लास चाहिए, तो कल 6 बजे क्लास आपका अपलोड हो जाएगा। करंट अफेयर का कुछ जानकारी आपके लिए और कुछ अब हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन में सड़क सुरक्षा यातायात सामान्य ज्ञान। तो देखिए भारत में सड़क सुरक्षा से संबंधित मुख्य अधिनियम कौन सा है? ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988,
यातायात नियंत्रण अधिनियम 1975, सड़क विकास अधिनियम 1990 और परिवहन अधिनियम 2000। तो राइट आंसर होगा भारत में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो अधिनियम है ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सावधान रहें, रुक जाएं, धीरे चलें या फिर हॉर्न बजाएं। तो रुक जाएं होता है, यहाँ बी आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफेंसिंग ड्राइविंग का क्या अर्थ है? डिफेंसिंग ड्राइविंग, देखिए तेज गति से चलाना, केवल नियमों का पालन करना, या दूसरों की गलती से बचते हुए सुरक्षित चलना, या रात में वाहन चलाना। तो डिफेंसिंग ड्राइविंग का अर्थ होता है दूसरों की गलती से बचते हुए सुरक्षित चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलमेट न पहनने पर किस प्रकार का जोखिम बढ़ता है? तो हेलमेट न पहनने पर किस प्रकार का जोखिम बढ़ता है? जुर्माना, वाहन खराब होना, ठीक है, दुर्घटना की संभावना, या सिर की गंभीर चोट। तो हेलमेट न पहनने पर सिर की गंभीर चोट हो सकती है, क्योंकि बाइक में रहेंगे, गिरने पर सिर की चोट से बचने के लिए हेलमेट पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में सड़क सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए 10 जनवरी या फिर 15 जनवरी या 5 फरवरी या फिर 20 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 6 नंबर का, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किसके लिए होता है? तो वाहनों के पार्किंग हेतु, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा पैदल यात्रियों के सड़क पार करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का उपयोग क्यों खतरनाक है? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, तो क्यों है? बैटरी खत्म होती है, ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप बिल्कुल ले सकते हैं। आंसर, पीली बत्ती का क्या संकेत है? 8 नंबर, तो इसका है सावधान रहना। सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं, जल्दी खत्म करेंगे। यहां देखिए ब्लाइंड स्पॉट क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, तो इंजन भाग या फिर जो चालक को दिखाई नहीं देती। ठीक है, सही आंसर होगा जो चालक को दिखाई नहीं देती, 9 नंबर। और आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सीट बेल्ट का मुख्य उपयोग क्या है? सीट बेल्ट का, ठीक है, तो ये क्या है? आराम देता है, जुर्माना बचाता है। देखिए आंसर आपको जुर्माना, कभी कभी दिमाग क्वेश्चन वहां जब एग्जाम सेंटर बैठते हैं तो कहीं गलत आंसर पर भी दिमाग क्लिक करता है, तो इसलिए ये सबका जो भ्रम है ये कैसे दूर होता है? ज्यादा प्रैक्टिस करने। तो सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला है, न्यूनतम ड्राइविंग आयु क्या है? 16, 17, 18 या फिर 21। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो एंट्री का मतलब क्या है? धीरे चलें, रास्ता बंद, प्रवेश निषिद्ध और पार्किंग। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नो एंट्री मतलब प्रवेश निषिद्ध। आगे चलिए देखते हैं 30 नंबर, ओवरटेक कब करना सुरक्षित होगा? अब देखिए, मोड़ पर, सामने वाहन हो, रास्ता साफ हो या फिर रात में। तो रास्ता साफ हो तभी ओवरटेक करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना यहां भी बने रहती है। आगे चलिए देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस का हाथ ऊपर उठाना या ऊपर उठाना क्या दर्शाता है? चले, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, या फिर रुके, या दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 का रुके। ट्रैफिक पुलिस अगर हाथ ऊपर उठाता है तो रुके को दर्शाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला है, स्पीड लिमिट क्यों जरूरी है? 15 नंबर, समय बचाना, दुर्घटना कम करना, वाहन बचाना या ईंधन बचाना। तो राइट आंसर होगा दुर्घटना कम करना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। 16 पे आ जाएं, बारिश में क्या करना चाहिए? तो तेज जो है चलाना चाहिए, अचानक ब्रेक लगाना चाहिए, या फिर धीमी गति या हॉर्न। तो देखिए बारिश के समय हमेशा धीमी गति पे रहें, क्योंकि गाड़ी फिसलने की भी संभावनाएं रहती है, तो दुर्घटना कभी भी हो सकता है। अगला, फॉग में कौन सी लाइट होती है? ठीक है, हाई बीम, लो बीम, पार्किंग और इंडिकेटर। तो फॉग में लो बीम होती है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, यू टर्न कब लेना चाहिए? यू टर्न, तो देखिए कहीं भी निर्धारित स्थान में, भीड़ में या फिर मोड़ में। तो ये निर्धारित स्थान में ही यू टर्न लेना चाहिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, राउंड अबाउट। ठीक है, राउंड अबाउट में प्राथमिकता किसे है? बाहर वाले को, अंदर वाले को, पैदल वाले को या फिर पुलिस वाले को। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अंदर वालों को, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, शराब पी करके वाहन चलाना क्यों खतरनाक है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो वाहन खराब है, या फिर निर्णय क्षमता कम है, या पेट खराब है, या जुर्माना नहीं है। तो शराब पीकर वाहन चलाना क्यों खतरनाक है? क्योंकि निर्णय क्षमता कम हो जाता है।
ठीक है, और इससे दुर्घटना घटने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ निर्णय क्षमता कम होगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना है आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में सरलता हो। अब देखिए, हॉर्न निषेध क्षेत्र कहाँ होता है? बाजार के पास, 21 नंबर क्वेश्चन, या फिर अस्पताल स्कूल के पास, हाईवे में, या फिर पार्किंग में। तो अस्पताल और स्कूल के पास जो होता है हॉर्न निषेध क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, रात में क्या ध्यान रखें? हाई बीम का, लाइट बंद का, चकाचौंध ना करें, तेज गति, क्या चीज का ध्यान दें? तो इस समय चकाचौंध ना करें रात में, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर, लेन ड्राइविंग क्या है 23 का? ठीक है, तो कहीं भी लेन में चलना, तेज चलना या ओवरटेक करना। तो लेन ड्राइविंग मतलब राइट आंसर होगा 23 का, लेन में चलना। अगला है, चलिए देखते हैं 24, दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मौसम है, वाहन है, लापरवाही या फिर सड़क है। तो देखिए, ये यहां सरल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर लेने में बड़ा दिक्कत होता है। तो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सीधा सीधा है लापरवाही। अगला देखते हैं, पैदल यात्री क्या करें? तो पैदल यात्री क्या करें, इसका क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, दौड़े, मोबाइल देखें, दोनों तरफ देखें, या फिर कहीं भी देखें। तो पैदल यात्री को दोनों तरफ देखना चाहिए। 25 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है सॉरी अगला है, स्कूल बस के पास क्या करें? 26 नंबर क्वेश्चन। तो तेज चलाएं, धीमे चलाएं, सीधा सीधा आंसर है धीमा चलाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिकेटर का उपयोग कब होगा? ठीक है, कब करें? ब्रेक, दिशा बदलने पर, तेज, या फिर पार्किंग। तो 27 का सही आंसर होगा दिशा बदलने पर। 28, जानवर दिखने पर क्या करें? तो ये देखिए, इसका सही आंसर होगा धीरे नियंत्रण रखें। अगला है, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है? अब देखिए 29 का, तो ये कानूनी रूप से चलाना, ठीक है। अगला है और लास्ट है, सीट बेल्ट न पहनने पर क्या होता है? सीट बेल्ट, ठीक है, तो ये गंभीर चोट आ सकती है। तो आज देखिए, हमने 90 क्वेश्चन किया है मेगा क्लास के रूप में। अगर आपको और भी कल सुबह क्लास चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ज्यादा कमेंट आएगा तो एक क्लास आपको सुबह 6 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें काफी आपको हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो, आज की वीडियो में मेगा क्लास कंप्लीट होता है। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, अपने जितने भी साथी लोग हैं, और लाइक करके प्रमोट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से कल पेपर दीजिएगा, हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत